अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वज़ीर आज़म इलेक्शन कराने के पोजीशन में नहीं होंगे, फिर वज़ीर आज़म का भी इलेक्शन होगा। सर आंखों पर आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे और अच्छा है कि हमें मेजॉरिटी भी मिल जाएगी। मियां साहब ने गुस्से में बात की है और उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नून लीग की अपनी लीडरशिप और अपने MPs MLAs उनके अंदर गम और गुस्से की लहर जो है वो आना शुरू हो गई है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। हुकूमत और अपोजिशन की आपसी लड़ाई हर रोज़ नया मोड़ लेती है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते से इस लड़ाई में जो शिद्दत आई है उसकी लपेट में इदारे भी आ चुके हैं। आर्मी चीफ के साथ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जो मुलाकातें हुई उस पर जो तनाज़ा हुआ वो हम सब के सामने है, लेकिन जिस मकसद के लिए ये मुलाकात बुलाई गई थी, ये मुलाकात हुई, वो कहीं पीछे रह गया। मामला गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत पर मुशावरत का था और बजाय इसके कि इस मामले पर कोई संजीदा कोशिश हो, दोनों तरफ से सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और तो और GB के इलेक्शन पर कोई मुश्तरका लाएअमल सामने आने के बजाय उस पर भी आपसी मुखालफत जोर पकड़ रही है। यही तर्ज अमल पहले कानून साजी के मौके पर देखा गया। क्या कौमी नौयत के अमूर पर हुकूमत और अपोजिशन का ऐसा रवैया मुल्क के मफाद में है? ये एक अहम सवाल है। और क्या ऐसे रवैये वो खला पैदा करने की वजह नहीं बनते जिसकी वजह से इदारों की सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते हैं? क्या ऐसे जमहूरियत की बेहतरी होएगी और सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी जब क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन सब के लिए अपना अपना सियासी मफाद ही मुकद्दम होगा? तो फिर जमहूरी इक़्तिदार कैसे मजबूत होंगे? ये आज कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब भी ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जनरल साहब, अगर मैं जो पिछले कुछ दिनों के इवेंट्स हैं अगर उनको रीट्रेस करूँ तो फैटिफ के बाद, फैटिफ का जो सारा मामला हुआ उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुलाकात की। ऑब्वियसली जो टॉपिक था डिस्कशन का वो GB में इलेक्शंस थे। उसके बाद हमने देखा कि APC के फोरम से बहुत सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, बड़ी सख्त तकरीरें हुई और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती वज़ीर ने इस मुलाकात का जो है वो जिक्र किया, मुलाकात को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया। अब इस मुलाकात की को लाइमलाइट में लाने से लगता ये है कि दो चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह से जो हैं वो डेंट हुई हैं। एक ऑब्वियसली GB कॉज, दूसरा ये कि इदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। और जो काम जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने जब वहाँ पे स्टेटस चेंज करना था तो उन्होंने किसी को हवा भी नहीं लगने दी, एकदम से जो है वो चीज़ें बदल गई वहाँ पे। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि ये सारा कुछ करके इसका जो मलबा है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोवर्शियल हो रही है। इंडियन मीडिया को आप उठा के देख लें, देयर हैविंग अ फील्ड डे एट आवर एक्सपेंस। योर कमेंट्स ऑन दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ भी हुकूमत जो कुछ करना चाहती वो बिल्कुल खामोशी से किया जा सकता था, लेकिन गालिबन उनको यही मशवरा दिया गया कि यहाँ सियासी माहौल मुख्तलिफ है, यहाँ सियासतदान अपने ज़ाती मफादात को, ज़ाती मुखासमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं और जो आपके कौमी मफादात और मसाइल हैं वो पसे पुष्ट रह जाते हैं। नतीजा ये है कि अगर आप एक कदम उठाते हैं जो कि एक इंटरनेशनली उसको देखा जाएगा कि वो कैसे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है दुनिया में, तो वो कदम आपका अगर अपने घर में ही मुतनाज़ा बन जाए और उसके ऊपर तनकीद और उसके ऊपर शुकूक व शुबहात और ऐसी बातें की जाएं कि आपका अपना मौक़िफ़ घर में रह के ही ख़त्म हो जाए, तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। लिहाजा ये एक रास्ता इख्तियार किया गया कि आप इस पे मशावरत कर लें। मशावरत में दो चीज़ें थी, एक तो हुकूमत या आप कह लीजिए कि आर्मी की तरफ से जो सोचा गया, जो प्लान वहाँ पे रखी गई वो बताई गई और उसके बारे में बताया गया कि इस तरह चाहते हैं, और फिर उन लोगों से तजावीज़ मांगी कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो भी तजावीज़ हों दें, लेकिन तजावीज़ की बजाय इसको मुतनाज़ा बना दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर तो एक मैं समझता हूँ मसला खड़ा हो ही गया, लेकिन इंटरनेशनली भी हमारे मौक़िफ़ को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये होना नहीं चाहिए था। और ये पैदर पे दो चीजें हुई हैं, एक FATF का किस्सा और एक इधर। अब यहाँ पे बड़ी वाज़ेह चीज है कि अगर हुकूमत बुला के को मशावरत करती और वहां पे सियासत की जाती तो ऑपोजिशन के पास कोई जवाब था
कि जनाब ये इन्होंने हमारे साथ ये किया, इज्जत नहीं की, वो नहीं किया, हमें अच्छी तरह नहीं पूछा। लेकिन ये तो आपको एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत इंस्टीट्यूशन ब्रीफिंग दे रहा है, तो इस पे आपको सियासत की क्या जरूरत थी? सर लेकिन कता कलामी की माफी, ये जो सारी मीटिंग का जो लीक किया गया है या मीटिंग की जो बात की गई है, तस्करा किया है, वो तो हुकूमती क्वार्टर्स से जो है वो इस बारे में बात की गई ना कि जी एपीसी के फोरम से तो ये बातें करते हैं, ये तो खुफिया मीटिंग्स करते हैं। और फिर बात जब निकली तो पता चला जी ये जीबी पे जो है वो मुलाकात हुई थी, जिसपे ना सिर्फ ऑपोजिशन के लोग, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, बल्कि पीटीआई के अपने लोग भी शामिल थे। लेकिन ये बात जो निकली ये तो हुकूमती क्वार्टर से निकली, उसको उस कॉन्ट्रोवर्सी में, उस पैराए में जो है वो बात की गई कि जी ये तो मुलाकातें करते हैं। देखिए ये गलत है, मुलाकातें तो वो बहुत सारी की हैं उन्होंने, और उससे पहले ये तो मुलाकात का ये तो एक मीटिंग थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, एक ब्रीफिंग थी, इसको तो मुलाकात कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इसमें कोई ढके छुपी बात नहीं थी, ये तो सारे उसमें लीडर्स मौजूद जी। जो मुलाकातें जिनकी बात की जाती है, जो मुतनाज़ा हैं या जिनका, वो सारी वो हैं जिनके रजिस्टर वहां भरे पड़े हैं रिक्वेस्ट के कि जनाब फलां भी मिलना चाहता है, फलां भी आना चाहता है, तो किसी को टाइम मिल गया कि ये वो चीजें हैं जो प्राइवेटली रिक्वेस्ट की जाती हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पे, वो रिकॉर्ड तो मौजूद है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं। लेकिन ये है कि वो मुतनाज़ा जरूर हो सकती है कि कोई आके वहां पे क्या बताता है, कोई अपनी मफादात की बात करता है या कोई मुखबरी करता है कोई चीज, लेकिन ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस थी, एक मीटिंग थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ज़रा मज़हर साहब भी साथ, हमारे मज़हर साहब ने ज्वाइन कर लिया, मज़हर साहब की तरफ चलती हूँ। मज़हर साहब, इस मीटिंग को कंट्रोवर्शियल बनाने में आप क्या समझते हैं? और फिर उसका जो फॉल आउट आया वो हम देख रहे हैं, अभी भी अपोजिशन ने इनकार कर दिया है स्पीकर के साथ कोई किसी भी मुशावरत के लिए। लेकिन इदारा जिस तरह कंट्रोवर्शियल हुआ है, क्या आप समझते हैं इसमें हुकूमती क्वार्टर्स जो हैं उनका ज़्यादा जो है वो हाथ है, या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन का हाथ है? बिकॉज हमें याद है कि जब ये मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जो चीज़ें लीक की गई उसमें हमारे जो वजीर साहब हैं वो बैठे हुए थे, टेलीविजन पे बैठे हुए थे, बैठ के बता रहे थे कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी। इससे पहले भी ये ताने दिए कि जी ये तो खुद बैठे हुए थे, लीडरशिप के साथ, अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें कर रहे थे। सो हू डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन? देखिए, ऑपोजिशन तो जिम्मेदार नहीं है इसकी। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि ये मीटिंग जो है वो न गवर्नमेंट ने कॉल की थी, न पार्लियामेंट ने कॉल की थी। ये मीटिंग आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट पर हुई थी। आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट पे पार्लियामेंट्री लीडर गए, उसमें आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम भी थे, उसमें स्पीकर भी थे, उसमें पार्लियामानी पार्टी के लीडर्स भी थे, और जाहिर है वो मीटिंग जो है वो जो लीक हुई है वो कोई एक हफ्ते बाद हुई है, एपीसी के बाद ये लीक हुई है। तो मुझे ये बताएं कि जब एक मीटिंग होती है उसमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस मीटिंग को जो है इसकी बातें बाहर नहीं जाएंगी माफ कीजिएगा, और उसके बाद एक हफ्ते बाद एक वजीर जो पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग है वो बैठ के ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं, लीक करते हैं, तो वो किसके बिहाफ पे लीक कर रहे हैं? अब ये उनसे पूछना चाहिए, उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होनी चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने लीक की है, ये किसके कहने पे, किसने ये कहा कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। अगर पहले दिन मीटिंग हुई थी, उस दिन अगर ये तय होता कि मीटिंग ऑन द रिकॉर्ड है, तो जाहिर है उसमें या तो डीजीआई इख्तियार उसकी प्रेस रिलीज जारी करते या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस पर ब्रीफिंग देते। ऐसा तो कुछ भी ना प्रेस रिलीज जारी हुई है, ना प्रेस ब्रीफिंग हुई है। एक हफ्ते बाद एपीसी होती है, एपीसी में नवाज शरीफ साहब एक तकरीर करते हैं, उसके एक दो दिन बाद पहले जराए से खबरें चलती हैं, फिर वजीर मौसूफ आके जो है इस तरह बता रहे हैं जैसे वो हर चीज, और उस बात को बहुत से लोगों ने जो पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग थे उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है इस बात को कि जो वो कह रहे हैं। लेकिन अहम चीज ये है कि इस मीटिंग को कंट्रोवर्शियल करने का जो है वो किसी भी तरीके से जिम्मेदार जो है वो ऑपोजिशन नहीं होती, क्योंकि ऑपोजिशन मेजबान नहीं थी। दूसरे, प्राइम मिनिस्टर को ये मीटिंग करनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मीटिंग होती, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेते, जो भी उनका इनपुट था वो देते, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामानी पार्टी के लीडर्स को बुलाते और उनसे इस पर बात करते। अब प्राइम मिनिस्टर तो इस वक्त रूठे हुए हैं, वो बात ही नहीं कर रहे किसी भी मसले पे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, स्ट्रेटजी का मसला हो,
स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स हों, इस पे बात ही नहीं कर रहे वो। अब उस मीटिंग के नतीजे में तय ये हुआ कि जी गिलगित बल्तिस्तान के पहले इलेक्शन हो जाने दें, इलेक्शन के बाद फिर ये देखेंगे कि इसको, क्योंकि उसमें सूबे का उसको इख्तियार देना जो है उसमें बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसे इशू के ऊपर जो इंतहाई सेंसिटिव इशू है उसको इस तरीके से पॉलिटिसाइज किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपकी तरफ चलती हूँ। वैसा एक तो जो मज़हर साहब ने भी बात की, जो प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस थी उस पर शहरी रमान साहिबा, दीगर जो लीडर हैं, सब ने जो है वो सवाल उठाए और उन्हें पूछा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं चेयर कर रहे। तो जो सीनियर लीडरशिप है ऑपोजिशन की, वो ये कहती है कि आगे से हमें जवाब ये मिला कि आर्मी चीफ की तरफ से कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये मीटिंग चेयर करना चाहते, कर रहे होते तो फिर मैं ये ब्रीफिंग ना दे रहा होता आपको। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अपने आपसी मसले जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर हमें स्पेस मिलती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इतना बड़ा इशू, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की ईगो जो है वो आड़े आ रही है और उस ईगो के जो उस ईगो के आड़े आने की वजह से इतना बड़ा चीज़ जो है, इतनी बड़ी इशू जो है, मुल्क छोटा हो गया है, ईगो आगे आ गई है? देखिए मारिया, अगर आप इजाज़त दें तो जो मज़हर बात कर रहे थे कि ये कंट्रोवर्शियल बना दिया और लीक किस तरीके से हुई शेख रशीद साहब के ज़रिए, और उन्होंने 5 रोज़ के बाद ये लीक की और APC के बाद जो अगले रोज़ उन्होंने ये मीटिंग जो थी पार्लिमानी रहनुमाओं की, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो मीटिंग थी गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है हमारे। वो ये कि अगर इसको मैं इफ़ वी लुक फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस के पॉलिटिकल लेंस से अगर देखें कि आज शाम को सारे जो रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब वर्चुअल तकरीर फरमा रहे हैं और अपना जरदारी साहब हैं, सारे लोग, मौलाना फजल रहमान, और वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट या वो सहूलतकार जो इस हुकूमत को लेकर आए उन्हीं से हम मुखातिब हैं और उन्हीं के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया। तो जाहिर बात है कि मैं समझता हूँ कि सही गलत इस पे बाद में बहस करेंगे अगर आप चाहेंगे। मैं समझता हूँ आप इतने हाई मॉरल ग्राउंड पर इतने आप ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हैं तो पहले तो अपने गिरबान में आप झांकें, और दूसरी बात ये कि जब आप ताकत में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, तो क्या ये मॉरल ग्राउंड जो है क्या वो आप अपने साथ इंटैक्ट रखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें जो हैं क्या आप नहीं करते? डॉन लीक्स का उन्होंने मामला फरमाया नवाज शरीफ साहब ने कि हम पे बोगस चार्जशीट हुई थी, तो अब आप ये बताइए डॉन लीक्स पर तो आपने तारिक फातमी को बरतरफ किया, आपने परवेज रशीद साहब को बरतरफ किया, आपने शो कॉज नोटिस निकाले, तो उस वक्त अगर ये आप कह देते कि ये बोगस चार्जशीट है और हम अड़ जाते हैं और हम एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ ये करी, तो उस वक्त तो फिर चले उसकी बात का वजन दूसरा होता ना। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कह रहे थे कि जी ये हो गया, फना हो गया। भाई आपके जो वालिद मोहतरम हैं उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट टॉपल करने के अंदर सबसे अव्वल में किरदार अदा किया, साजिद सिंजरानी साहब को इंस्टॉल करने में, अलग करने के अंदर आपने किरदार अदा किया, नून लीग के साथ आपने किया। तो ये जो आप एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद भी चाहते हैं और फिर बात करना भी चाहते हैं, तो उसके बाद लीक मैं समझता हूँ कि उसके रिएक्शन में हुआ, और to me it is seen as a kind of a political counter move by the establishment or the people who are perceived as very close to the establishment। शेख रशीद साहब जाहिर बात है उसको खुद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ये अलग बात है कि कौन सही था कौन गलत था, वो लेकिन इट वाज अ मूव प्लेड बाय द ऑपोजिशन एंड देन देयर वाज अ काउंटर मूव। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल मूव और पॉलिटिकल कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, ऑपोजिशन के कॉल ऑफ फेल में तो बहुत आज़ाद है, ये हम अक्सर जो है ये बात भी करते हैं। यही जो आपने सारे मिसालें दी हैं, क्या मेमो गेट का स्कैंडल हो, क्या गवर्नर राज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़ी लंबी जो है वो लिस्ट है, और कॉल ऑफ फेल में किस तरह ताज़ाद है उनके वो नज़र आता है। लेकिन इस जो ये लीक हुआ है उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट एक तो कंट्रोवर्शियल हुई है, क्या आप समझते हैं कि वो ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है? और मोर देन दैट जो गिलगित बल्तिस्तान का एक इशू था
वो बहुत बुरी तरह से जो है वो मुतासर हुआ है। वो कहीं आज भी अब ये था कि जी जो स्पीकर साहब की मीटिंग स्पीकर साहब ने बुलाई थी कि इस पे डिस्कशन होनी है, उस पर भी ऑपोजिशन रहनुमाओं ने जाने से जो है वो इनकार कर दिया है। तो आप नहीं समझते कि इससे डैमेज ज़्यादा हुआ है? आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए मारिया, ये देखिए सियासी स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में या पब्लिक स्फेयर में जब भी अगर एस्टैब्लिशमेंट के रोल की बात होगी तो फिर जाहिर बात है कि वो डैमेजिंग होगी, वो नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो सोशल पर हो, चाहे वो किसी की तैनाती पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो वो जाहिर बात है उधर होती है। पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट है, मेगाफोन है, इस तरह क्लरिक्स को मेगाफोन होता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे आपके टॉक शोज हैं, तो वो तो एक पॉलिटिकल है और उनको एक दूसरे के साथ एक काउंटर करने में एक आदत भी है। लेकिन जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है वो इस तरह अगर पॉलिटिकल स्फेयर में आ जाए और सियासी दंगल में आ जाए, मेरे ख्याल में नुकसान वहां पे पहुंचता है। तो दे हैव टू सीरियसली कंसीडर कि वो इस तरह का कोई भी जो है अवॉइड करना चाहिए पॉलिटिकल स्फेयर, पब्लिक स्फेयर में। जहां तक आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, देखिए 2016 के अंदर सीपैक पे एक सेमिनार था जिसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप थी, यानी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, राइट शरीफ साहब थे और सारे लोग थे वहाँ पे। तो मैं, सरीन साफी साहब और हम लोग तकरीर वहाँ पे करने गए थे मीडिया के रोल से और सीपैक पर। तो वहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान की जितने लोगों से मुलाकात हुई वो यही कह रहे थे कि जी हमें आप स्टेटस दें, खुसूसी स्टेटस जो आपने दिया है, तो हम सूबे में आप इंतजाम हमें करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप जिस तरह ट्राइबल बेल्ट को मर्ज कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमें आप मर्ज करें। तो उसमें 2-3 ऑप्शंस थे। अब वो ऑप्शन जो है वो जाहिर बात है डिबेटेबल है। कश्मीर के इशू को आप डॉक्टर आप देख लीजिए कि उसके साथ अगर जोड़े तो क्या अलग हम उन्हें इख्तियार दे सकते हैं, नहीं दे सकते। उसके बाद जो रेमिफिकेशंस होंगी, इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस होंगी, वो किस नौयत की होंगी। तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होना चाहिए। जहां तक मीटिंग है तो वो बिजनेसमैन के साथ ही मीटिंग होती है, तो ऐसा कोई मेरे ख्याल में मजाक नहीं है। बिल्कुल ठीक। वैसे आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सिर्फ उसमें जो हम पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जो प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाना चाह रहे थे, वो ये था कि इस मीटिंग से, क्योंकि एक बात जिस तरह वो कंट्रोवर्शियल हुई कि जी इस्टेब्लिशमेंट शायद प्रेशर डाल रही है पॉलिटिकल एलीट पे कि जी आप ये इसको सूबे का स्टेटस दें, उस पर इंडियन मीडिया हैड अ फील्ड डे। और फिर उसके मजीद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे, वो तो इस ताक में होते हैं कि कहाँ से इस्टेब्लिशमेंट पे जो है वो वार किए जाएँ, तो मजीद वार जो है वो उस वजह से भी हुए। मैं ज़रा जनरल साहब की तरफ चाहती हूँ। जनरल साहब, जो अभी बात हम कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, मज़हर साहब ने बिल्कुल सही कहा, और ये शिकायत जो है वो अपोजिशन लीडर्स ने भी की, जनरल साहब से पूछा भी कि प्राइम मिनिस्टर इसको क्यों चेयर नहीं कर रहे, और उसका जो रद्द अमल आया वो अब हम सब के सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो रिप्लाई था, जिसमें यह था कि जी आप लोग अपने मसले हल नहीं कर सकते, हमें स्पेस मिलती है। उसके बाद साथ साथ ये भी कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर अगर चेयर करना चाहते तो मैं चेयर ना कर रहा होता। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह भी कहा जा रहा है जी प्राइम मिनिस्टर रूठे में हैं, तो हिज ईगो इज बिकमिंग बिगर देन द कंट्री, मतलब एक जो लार्जर कॉज है उससे उनकी ईगो बहुत बड़ी होती जा रही है। देखिए, पहले मैं जो पिछला क्वेश्चन था जिस पे डिस्कशन हुई उसमें मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं। शेख रशीद साहब को बिल्कुल कोई बात इस पे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शेख रशीद पहला आदमी नहीं था। सबसे पहले GNN पे ये कहानी की गई और डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में, और मुझे उस वक्त लंदन से टेलीफोन किया किसी ने कि ये क्या मीटिंग की बात कर रहे हैं आप, जरा टेलीविजन अपना ओपन करें और लाइव देखें, ये प्रोग्राम में बताया जा रहा है। उस वक्त तक किसी को कोई खबर नहीं। अब ये किसने बताया है? अब मीडिया तो अपने सोर्स नहीं बताता, लेकिन इस पे किसी और को इल्जाम देना गलत होगा सर। लेकिन मोहर तो सल्ब कर दी ना शेख रशीद साहब ने, वहां तो अगर सोर्सेज से बात हो रही थी तो मोहर तो सल्ब कर दी ना शेख रशीद साहब ने, स्टैंप लगा दी शेख रशीद साहब ने, क्योंकि मीटिंग का हिस्सा थे। मैं तो कहता हूं कि शेख रशीद साहब को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर दिए, क्योंकि ये तो खबर बाहर आ गई। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि जी ये मीटिंग जो है वो किस लिए, क्योंकि वहां से जो चीज बाहर निकली थी वो ये था कि बिलावल के रेफरेंस से बात की गई कि बिलावल ने क्वेश्चन किया है कि जनाब हमें शिकायत है कि फौज सियासत में दखल देती है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको जवाब दिया कि हम दखल नहीं देते, आप लोग हमें कहते हैं कि आके मिले, आप मिलने की रिक्वेस्ट हमें लेके आते हैं। लेकिन जराए से तो बहुत, जराए को कोट करके तो बहुत सारी बातें होती ना, जब तक उस पर स्टैंप ना कोई लगाए। अब स्टैंप तो शेख रशीद साहब ने लगा दी ना, अगर ये हाँ जी अच्छा चले जी, आप हम ये कह देते हैं कि शेख रशीद साहब पे सारा मलबा डाल दें,
लेकिन खबर पहले निकली हुई थी 2 दिन पे। अब ये जो चीज है इसमें मैं समझता हूं कि नुकसान तो इसमें जो होना था हो चुका, और ये मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इशू है जिसको पब्लिक में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि जैसे अभी कुछ ऑप्शंस की अवैस तौहीद बात कर रहे थे, ये ऑप्शंस ऐसी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं करने की गई, इसी वजह से कि ये अलग-अलग लोगों से इंदिया लिया जाए और फिर इस पे ऐसी प्लान रखी जाए जो पहले डिस्क्लोज न की जा सके, न की जाए, ताकि उस पे बाहर से आपके दुश्मनों का रिएक्शन ना आए। सो इट शुड बी समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल हो दुनिया को भी, कानूनन भी, और उसके साथ-साथ दिस इज व्हाट वी एस्टैब्लिश्ड अर्लियर ऑन इन द प्रोग्राम एज वेल। ये हमने पहले भी एस्टैब्लिश कर लिया कि ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बड़ी खामोशी से चीजें की, हमें नहीं करना चाहिए था इस तरह। अब जरा अगर आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर जनरल साहब उस पर कॉमेंट करना चाहें। और वो ठीक है, वो मैं समझता हूं कि उसकी ये तो सारी 2 सालों की इनकी गलती यही रही है कि ऑपोजिशन को उन्होंने ऑपोजिशन नहीं समझा। जरूरत इस बात की थी कि ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप आप डेवलप करें, क्योंकि जब आपने सरकार, अपने हुकूमत का काम चलाना है, रियासत का अपने सिलसिला चलाना है, तो उसमें तो हर हालत में आपको ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रखना, आपको अच्छी लगे ना लगे। उनके लोग करप्शन में मुलव्वस हैं या कुछ भी है, बहरहाल वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो वो एक अलग किस्सा है कि उनके केसेस चल रहे हैं, वो चलते रहें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आप जाके तो उनके साथ एक ऐसा राब्ता रखें ताकि पार्लियामेंट का सिलसिला, आपकी लेजिस्लेशन जो है वो ना रुके, वो चलती है। वो इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि इन्होंने इन 2 सालों में कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाई, बल्कि वक्त के साथ साथ जो थोड़ी बहुत थी वो भी खराब कर दी गई। तो ये चीज आड़े आ रही है, बिल्कुल इससे नुकसान हो। अच्छा मज़ साहब, जिस तरह आपने अभी कहा कि जी रूठे हुए हैं, वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि सिविलियन सुप्रीमेसी की इतनी बात की जाती है और जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं करेंगे तो कोई किसी ने तो करना है। इसी तरह जो कश्मीर के मामले पे हुआ, ब्रीफिंग का इंतज़ार होता रहा, 1 घंटा इंतज़ार किया, उसके बाद फाइनली पता चला जी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे। क्या आप समझते हैं कि जो अपोजिशन है इसको अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं उस तरह बिहेव कर रहे, तो क्या ऑपोजिशन को ये कदम जो है वो उठाना चाहिए? जैसे स्पीकर ने अगर मीटिंग बुलाई है तो उसमें चले जाना चाहिए, या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन जिद पे अड़ी है? गो कि जायज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को ये काम करना चाहिए, लेकिन क्या टू अपहोल्ड सिविलियन सुप्रीमेसी ऑपोजिशन को ये कड़वी गोली खानी चाहिए? नहीं, स्पीकर का क्या काम, वहां भी ऑपोजिशन की पोजीशन मुझे ठीक लग रही है। देखिए, ओवैस तौहीद से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, ये मीटिंग और एपीसी 2 बड़ी मुख्तलिफ चीजें थी। इस मीटिंग की में जो बातें हुई हैं वो अगर पूरी बाहर आ जाए तो बड़े बड़े इश्यूज खड़े हो जाएंगे। मुझे पता है, मुझे बहुत से पार्टिसिपेंट से मेरी बात हुई है कि उधर क्या एक्चुअली क्या क्या बातें हुई हैं, और बहुत सी बातें जो नहीं हुई हैं वो जो है वो बाहर आई, और बहुत सी बातें जो हुई हैं वो नहीं आई बाहर। इस चीज के इस बहस में जाए बगैर ये कहना कि जी नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, इससे कोई दो राय नहीं है, सबको पता है, रिकॉर्ड का हिस्सा है ये, लेकिन इसके ये माने नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग का ताल्लुक कतई तौर पे जो एपीसी में बातें हुई हैं उससे नहीं है। ये कोई किसी एक जमात की, किसी एक लीडर की कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी आर्मी चीफ या एसआई की चीफ से, बल्कि आर्मी चीफ की दावत पर सारे गए थे और इस मसले पर, गिलगित बल्तिस्तान के मसले पे ब्रीफिंग उन्होंने देनी थी, बुलाया उन्होंने था। तो अगर जराए से खबरें लीक हुई हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किस तरीके से चीजें, और क्यों एपीसी के बाद ही क्यों हुई, एपीसी से पहले क्यों नहीं हुई लीक, उससे 2 दिन बाद क्यों नहीं लीक हुई, उसके 3 दिन बाद क्यों नहीं लीक हुई। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर और शेख रशीद साहब और उनके दूसरे लोग ये बात कहते हैं कि ये सब इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, ये सारी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, ये सारे लीडर इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, तो फिर स्पेस देने या स्पेस लेने वाली बात कहाँ से आ गई? जब पैदावार ही उन्हीं की है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख सिर्फ इसी से भरी हुई है कि आप लीडर्स क्रिएट करते हैं, आप जमातें क्रिएट करते हैं, आप जमातें बनाते हैं, जमातें तोड़ते हैं, हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत तोड़ते हैं। इसमें स्पेस देने, जब पैदावार ही आपकी है, क्रिएशन ही आपकी है, तो फिर ये क्वेश्चन बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब का माजी और हाल सामने रखें तो वो तदादाद का शिकार है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। लेकिन जब हम एस्टेब्लिशमेंट के रोल को डिस्कस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्पेस दिया जाता है तो स्पेस ले लिया जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसी मिसालें भी सामने हैं कि स्पेस क्रिएट किया जाता है। चले मज़हब आई हैव टू इंटरजेक्ट है। अवैस साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन छोटी सी ब्रेक का जो है मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अवैस साहब आपकी तरफ आती हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवैस साहब ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। मारिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह मजहर कह रहे थे कि इस मीटिंग का उससे कोई ताल्लुक नहीं था एपीसी का, ये बिल्कुल अलग मीटिंग थी। और मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद जुबैर साहब की जो 2 मुलाकातें हैं वो किस तनाजुर में देखें हम, वो भी तो जाहिर बात है कि हुई है ना मीटिंग। आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकातों में आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद साहब भी बैठे थे। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर, और वो दोनों मुलाकातें इत्तफाकन या प्लान तरीके से वो एपीसी से पहले रुनुमा हुई है। तो मेरा कहने का मकसद ये, आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, आई एम जस्ट पुट माय आर्गुमेंट फॉरवर्ड कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठते हैं तो फिर इन मुलाकातों को भी पब्लिसाइज करें। और उस फोरम पे जब आप एस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे थे, ललकार रहे थे और अपने नैरेटिव आगे बढ़ा रहे थे, तो उस वक्त कहते कि हमसे माजी में ये गलतियां हुई। they should have backed it up with their acts। वर्ड्स और डीड्स में फर्क है और उसी तजादात, जाहिर बात है कि देखें पब्लिक स्फेयर में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों कहते हैं हम, पब्लिक स्फेयर में तो ये पॉलिटिशियंस है ना। तो अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड से बात कर रहे हैं तो आप वैसा आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट थोड़ी सी अगर जसारत करूं, अगर मोहम्मद जुबैर साहब की मीटिंग का पहले जो है वो पता चल जाता, उस पे हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि जो ये वाली मीटिंग है जो कि बुलाई आर्मी चीफ ने, उस पे जो मसला जो सारा चल रहा था। जी 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 अब्बास साहब, देखिए अगर आपने मुझसे पहला सवाल जुबैर साहब की मीटिंग के हवाले से किया होता तो मैं कंडेम करता जुबैर साहब की। जी जी, मैं बिल्कुल उसको हाईली करें, और अभी भी मैं जुबैर साहब की जस्टिफिकेशन को जो है बिल्कुल भी जो है नहीं मानने को तैयार हूँ। वो प्योरली मेरे नजदीक उन्होंने प्योरली इसी हवाले से बात की थी, उन्होंने प्योरली बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन द टू मीटिंग्स। लेकिन वो मीटिंग और पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग दो बड़ी मुख्तलिफ मीटिंग है। मैं भी एक क्योंकि जुबैर साहब की मीटिंग जुबैर साहब की रिक्वेस्ट पे हुई थी, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स की मीटिंग आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट पर हुई थी। दोनों का कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ था। कुछ और करना चाह रहा हूं, देखिए मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि एपीसी की जो मीटिंग है और उसमें जो नैरेटिव था जो भी अपोजिशन पार्टीज का, वो इन लाइन है जो मोहम्मद जुबैर साहब की मीटिंग से, और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करता है कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ या फिर उनके तजादात के साथ जो मीटिंग पार्लियामेंट्री रहनुमाओं की हुई। नहीं, बिल्कुल दो आप मीटिंग को मुख्तलिफ मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जुबैर की मीटिंग और नवाज शरीफ की तकरीर को तो हम कर सकते हैं कि जी जुबैर साहब की मीटिंग में बात वर्कआउट नहीं हुई तो नवाज शरीफ साहब ने ब्लास्ट कर दिया। ये तो मेरी बात समझ में आती है, ये कि नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन था और जुबैर साहब की मीटिंग से मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स की मीटिंग तो आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे उनसे रिक्वेस्ट की थी, और अगर नवाज शरीफ साहब, अगर अपोजिशन पार्टीज ये नैरेटिव को पुश नहीं करते और एस्टैब्लिशमेंट को नहीं ललकारते तो वो तो हम पहले ही इस बात पे शुरा जो भी इस प्रोग्राम में है, जनरल साहब है हमारे, आप हम तो इस बात पे कहते हैं कि वो लीक नहीं होनी चाहिए और वो पब्लिक स्फीयर पे जल्दी बात होती है, इसलिए ताल्लुक नहीं बनता क्योंकि आप एक गिलगित बल्तिस्तान के इशू को एपीसी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एपीसी के रिएक्शन के तौर पे आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस लिहाज से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी ताल्लुक बनता, अपोजिशन का बिल्कुल ताल्लुक बनता है, पब्लिक को बैकग्राउंड का जो लीक है मीडिया में उससे लिंक कर रहे हैं और आप उसकी बात कर रहे हैं। मजहर मैं कह रहा हूं कि ये तीनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलते, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, आप उसको गिलगित बल्तिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल ठीक,
आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आ गया एंड आई थिंक आई हैव टू एग्री विद मजहर साहब कि जो मीटिंग्स हैं उनकी दोनों की जो है वो दोनों डिफरेंट पैराए में हुई, दोनों डिफरेंट मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई। उससे जो ये पहली वाली कंट्रोवर्शियल हुई उससे नुकसान गिलगित बल्तिस्तान का जो सारा मसला है उसको मेरी नज़र में उसको जो है वो हो रहा है। अगर आगे चलूँ जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, अब नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी जो है वो फायरी किस्म की जो है वो स्पीच थी जिसमें खलाई मखलूक से मूव करते हुए वो इंस्टीट्यूशन को जो है वो डायरेक्टली जो है वो टारगेट कर रहे थे। कल मुलाकात हुई हमारी शहबाज शरीफ साहब से और PMLN के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे, तो ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन बिलीविंग, और वो ये कहते हैं कि जी मैं कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करता। अब जो ये सारा आ रहा है मार्च, रेजिग्नेशंस एट्सेट्रा जनवरी तक का जो सारा बताया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई वजन नहीं है, ये ऑपोजिशन सिर्फ जस्ट टू स्टे रेलेवेंट कर रही है, या आप समझते हैं कि वाकई इससे कुछ होगा? मारिया, मैं इसके साथ ही मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक चीज बात करूं कि ये सारा जो शाखाना शुरू हुआ, जो इल्जाम लगता है कि ये सिलेक्टेड हैं, इनके इलेक्शन में ये मदद की गई, वो की गई, मेरा ये सवाल है कि ये सिविल गवर्नमेंट आर्मी को इन्वॉल्व क्यों करती है इलेक्शन को? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके कहता है जी हमसे इलेक्शन करवा दें? सेंसस करवाना है तो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके कहता है जी हमसे सेंसस करवा दें? सही दुरुस्त। आप अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बनाते इसमें? और मेरा अपना अंदाजा है, ये एक दफा करके देखें, इस दफा शायद अगर अगला इलेक्शन आए तो मेरा अपना अंदाजा है कि आर्मी जो है वो इनसे रिक्वेस्ट करेगी कि हमें इन्वॉल्व न करें। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि उसके बाद ये एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने सारे अदारे अपने अपने जगहों पे पॉलिटिसाइज किए हुए। ये इलेक्शन कमीशन जिसको ये इल्जाम देते हैं, ये खुद इन्हीं का क्रिएटेड था, इमरान खान या किसी और ने तो नहीं बनाया था। और फिर वहां पे पुलिस, जहां जहां ये पुलिस का असल मसला वहीं आता है, सिंध में पुलिस ले लें तो वो पीपल्स पार्टी की खिदमत करेगी, पंजाब में ले लें तो PMLN की करेगी। ये इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, फिर इल्जाम तराशियां देते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनको मजबूरन करवाना पड़ा तो उसके बाद आप देखेंगे क्या फसाद खड़ा होता है। बहरहाल आर्मी को इससे बाहर रहना चाहिए। अब आपका सवाल क्या था? आप बात करें, मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूं। जी, मैं ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव जो है वो खलाई मखलूक से मूव करके जो है वो इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। और कल जो मुलाकात हमारी शहबाज शरीफ साहब से हुई उसमें वो ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन बिलीविंग कि जी मैं कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। तो मैं ये कह रही थी कि जो ऑपोजिशन की लॉन्ग मार्च, रेजिग्नेशंस और जो सारा चल रहा है, जो 3-4 महीने का प्लान है, उसमें आपको कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, या आप समझते हैं कि ये तो इनका एक एजेंडा पे कंसेंसस हो ही नहीं पाएगा, जबकि मेजर ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका ये मौक़िफ़ है, वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते? मैं आपको एक चीज अर्ज करूं कि सवाए मौलाना फजलुर रहमान के और कोई भी इस मामले में दो टोक नहीं है वो फैसला उसका कि ये जरूर इस्तीफे दे दिए जाएं। ये पहले भी ट्राई हो चुका है। लेकिन एक चीज और जो अभी डेवलपमेंट हुई है जिसकी नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20 साल का। उन्होंने सवाए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। वो आपने देखा उनकी तकरीर में ही आपने सुना होगा कि वो अपने उस दुख से बाहर नहीं आ सके जो 98 में हुआ, 99 में हुआ जब मुशर्रफ ने उनको निकाला। वो आज भी उसी बंदूक की नाली के आपके प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, वो आज भी वही याद करते रहते हैं। तो उनके ज़हन में कोई कौमी मसला नहीं है। नतीजा ये कि एक आदमी अपने दुख से बाहर नहीं आ सका तो वो पूरी पार्टी उसके इस मामले से, इस नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं करती। आज अगर ये इस्तीफे देना शुरू करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग PMLN से इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत सारे लोग PMLN जिनसे कुछ चंद लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते रहे, मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं जी हम इनके नैरेटिव से नहीं एग्री करते। ये कहाँ का तुक कह के ये इनका जो मुंह में आई ये बोल दें और फिर हम भेड़ बकरियां के इनके साथ चलते रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, मेरा मतलब है कि इनकी सारी पार्टी जो है वो ये काम नहीं करेगी। तो क्या कहाँ जाएंगे मुंह दिखाने के लिए? और जहां पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उनको आज फ्रेश इलेक्शन भी करा दें, कुछ करा दें, उनको पता है कि सिंध के अलावा उनको कुछ नहीं, अगर मैक्सिमम कुछ मिलता है तो सिंध ही मिलेगा, तो वो तो आज भी उनकी जेब में है। और फेडरल गवर्नमेंट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि फेडरल गवर्नमेंट कल को PTI के हाथ में ना आए और किसी को कोलिशन बनानी पड़े। तो इनमें से किसी भी पार्टी को ये यकीन नहीं है कि कुल्लियतन उसके हाथ में पावर आ जाएगी, बल्कि डिफेक्शंस हो जाएंगी नवाज शरीफ की तकरीर के बाद। तो ये सिलसिला जितना भी है, ये गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर जरूर लाएंगे, इलामिये भी जारी होंगे, सब कुछ होगा, हो सकता है जलसा जो भी करें, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये उसमें सारे मुत्तफिक नहीं। ठीक, मौलवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। PMLN में जिस तरह अभी जनरल साहब बात कर रहे हैं,
जो आप लोगों से बात करें तो उसमें वो ये कहते हैं और वो मानते हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनका स्टांस नवाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ है। उनका स्टांस अगर कहा जाए तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप क्या समझते हैं इसमें जो ये बात की जा रही है जी इस्तीफे होंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और 4 महीने बड़े क्रूशल जाएंगे, व्हाट डू यू सी? आप क्या फोरकास्ट करते हैं? 2 साल में पीएमएलएन के कितने एमएनएज और एमपीएस डिफेक्ट किए, कितनों ने छोड़ा है? पार्टी तो अपनी जगह इंटैक्ट नजर आती है। अंदर से इंडिविजुअल कोई राय हो एक अलग चीज है, आप जोर जबरदस्ती से किसी से रेजिग्नेशन रुकवा लें वो एक अलग बात है। बस अब कता कलामी की माफी चाहूंगी इफ यू अलाउ मी। वो जो बात की जाती है जी शीन लीग निकलेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो ये कहा जाता है जी रेजिग्नेशंस होंगी, मैं शीन लीग वीक की बात नहीं कर रहा जी, ये तो सब पॉलिटिकल वो होते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे बताएं ना, 2016 में नवाज शरीफ नाअहल होते हैं, उनको सजा होती है, उसके बावजूद 2018 में पीएमएलएन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी पंजाब में निकलती है। ठीक है, उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहता है ना। उसके बाद आप जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाते हैं। आप जरा चौधरी परवेज इलाही से प्राइवेटली जाके बात करें, मालूम करें कि इमरान खान के बारे में उनके व्यूज क्या हैं और वो क्यों आज तक जो है पंजाब गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जी। वो कहते हैं जब तक हमसे कहा जाएगा हम जुड़े रहेंगे। आप जुनूबी पंजाब महाद उठा लें, आप बलूचिस्तान उठा लें, आप इधर एमक्यूएम का जो हशर हुआ है उनसे जाके प्राइवेट मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर, मैं आपसे शायद मे बी आई वाज़न्ट एबल टू गेट माय क्वेश्चन अक्रॉस। मैं ये कह रही हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं तो ये बात नहीं कर रही बिल्कुल उसमें से जो अगर शीन लीग क्योंकि मैंने सवाल शेख रशीद साहब से पूछा कि जी वो शीन लीग के अलग से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट, हर पार्टी में पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। लेकिन जो ये कहा जा रहा है जो हुकूमत ऑपोजिशन का 4 महीने का प्लान है, वो जो एपीसी के प्लेटफॉर्म से है कि जब हम इस्तीफों की तरफ भी जा सकते हैं, मैं उन रेजिग्नेशंस की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए रेजिग्नेशन की उन्होंने बात किस तरह में की है, उन्होंने बिल्कुल लास्ट एक ऑप्शन के तौर पे रखा है कि इस पर भी हम गौर कर सकते हैं। हतमी नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान में रेजिग्नेशन नहीं होते। मैं यही कह रही हूँ, बिल्कुल रेजिग्नेशन अगर दिए जाते हैं तो स्पीकर अपने पास रखते हैं, उसके बाद मिस इंटरप्रेट किया जाता है लॉ को, और उसके बाद इंडिविजुअली बुला के जो है वो मामला किए जाते हैं। पीटीआई के एमएनए ने जब रिजाइन किया था, आप उसकी मिसाल हमारे सामने है कि अल्टीमेटली फिर वो वापस चले गए। तो रेजिग्नेशन वगैरह तो नहीं होते। लेकिन मैं तो पार्टी की बात कह रहा हूँ कि पार्टी का इंटैक्ट रहना, नवाज शरीफ के इस नैरेटिव के बाद भी ये जो है, ये इसलिए तो उन्हें ये पता है कि पीएमएलएन का वोटर अभी भी नवाज शरीफ का वोटर है, वो नहीं ब्रेक हुआ। हो सकता है आगे चल के ब्रेक हो जाए, नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए मेरे लिहाज से। उन्होंने वापस ना आकर, और मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं करता कि उन्होंने जो बात की है वो क्या है। मैं इस ग्राउंड पे रिजेक्ट करता हूं कि लंदन में बैठ के तहरीकें नहीं चलाया जाती। अगर उन्होंने कोई तहरीक चलानी है तो उनको पाकिस्तान आना चाहिए, उन्हें अदालतों का सामना करना चाहिए। जेल में रह के तहरीक ज्यादा मजबूत चलती है, उस चीज को मैं बिल्कुल वो मानता हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ का वोट बैंक बहरहाल उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है ये वो बेहतर जानते हैं। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस की वजह से जुड़ा हुआ है, या नवाज शरीफ के साथ वो अब भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। ठीक, अच्छा एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद अवैस तौहीद साहब की तरफ जाऊंगी। और जो बिल्कुल जो बात होती है और जो अब नज़र भी आ रहा है कि बेशक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको अपोजिशन से फ़िलहाल कोई जो है वो ख़तरा उस तरह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना इस्तीफ़े आने, माजी में भी CODs हमने बहुत देखी, उनका रद्द अमल क्या आया, उसके बाद जो फॉल आउट हुआ, काला कोट पहन के गए, मेमो गेट हुआ, गवर्नर राज लगा, इलेक्शंस जो सेनेट के इलेक्शंस हुए वगैरह वगैरह, एक तवील फहरिस्त है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की, जिसमें गुज़िश्ता दिन ही जो है वो अद्वियात की कीमतें, 2 दिन पहले अद्वियात की कीमतें, यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडीज़ जो रिमूव हुई हैं, वो किस हद तक डेंट कर सकता है हुकूमत को। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवैस साहब, मुझे बताया जा रहा है आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्रीवियस पार्ट से मुतालिक। ओवर टू यू, फिर आगे चलती हूँ। नहीं, मैं हमारे अहमद मजहर ने डिटेल बात की है, लेकिन सियासत
सियासत में अखलाकियात हैं कहाँ? सियासत में कोई मॉरल ग्राउंड हो तो ये रेजिग्नेशन देंगे ना। अगर इनका रेजिग्नेशन देने का होता तो मोहम्मद जुबैर साहब को कहाँ भेजते ये 2 मुलाकातों के लिए? और फिर ये कहना कि जी कहीं पे क़यादत से बात नहीं हुई है। देखिए, आई एम अ सोशल डेमोक्रेट। मैं तो जनरल ज़ियाउल्लाह की भी उसमें भी आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। और जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी जब जर्नलिस्टों की ने अरेस्ट दिए, मजहर और मैं उसमें थे शामिल। कहने का मकसद ये है कि ना मिलिट्री इंटरवेंशन होनी चाहिए, ना मिलिट्री कूज होने, लेकिन और सियासत में अमल दखल रहा है फौज का माजी के अंदर, और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का ये जो नैरेटिव है वो फॉल्टी है। वो तो पहले अपोलोजाइज करे, पहले पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करे, उसके बाद आगे चलेगी ना बात की जी अब हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं करेंगे, अब हम ये होगा, माजी के अंदर हमने ये गलतियां की थी, तो वो तो उसके बाद आप करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि माजी आप डिटैच कर दे और उसके बाद फिर आप करें। इक़्तिदार में आपके नॉर्म्स वैल्यूज कुछ और हो, अपोजिशन में कुछ और हो, ऑब्वियसली लोग आपसे पूछेंगे। मेरा मानना ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसला है, जो एक स्टेलमेट की सिचुएशन नजर आ रही है आपको पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, वो इस वजह से है कि जो 17 मिलियन का 16.8 मिलियन का जो मैंडेट है पीटीआई का, वो अपोजिशन पार्टी मानती नहीं है। वो कहती है स्टोलन है, ये सिलेक्टेड है, ये फला है। और दूसरी तरफ पीटीआई की जो हुकूमत है वो इन अपोजिशन पार्टीज को जो 20 मिलियन 21 मिलियन का जो पीपी और पीएमएलएन का मैंडेट है उसको नहीं मानती। जब आप मानते नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, जब पीटीआई का ये है कि ये लूटर और प्लंडरर हैं माजी के, तो इमरान खान साहब से हाथ मिलाएंगे या इनके वज़रा हाथ मिलाएंगे और इनके साथ बैठ के नेगोशिएशंस करेंगे तो इनका वोट बैंक विरोध होगा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फॉल्टी है इस वक्त पॉलिटिकल जो हमारे जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, जो सिचुएशन है। जब तक ये आपस में बैठेंगे नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर आपकी सॉवरेंटी जो होगी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हो, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हो, ये सारे जो है इंटरलिंक्ड है। तो एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जितनी भी है, जुडिशरी, इन सबको ये समझना चाहिए कि मुल्क और रियासत के मफाद में है क्या, और वो है स्टेबिलिटी इस मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी रियासत के लिए। राइट, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि पिछले भी जो अदवार था उसमें भी इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब का मैंडेट जो है वो कबूल नहीं किया। फिर जो आप बात कर रहे हैं कि आके माफ़ी मांगे कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अपनी जगह आपकी बात ठीक है, लेकिन खान साहब की भी स्पीचेस माजी की हमारे सामने हैं कि वो माजी में क्या कहते थे। वो प्रॉब्लम ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तजादात जो है वो पाए जाते हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो पाई जाती हैं। कर रहा हूँ, अब मैं भी यही कह रहा हूँ जी सर, मैं दूसरे का मैंडेट बिल्कुल, तो इखलाकी तौर पर आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इस इंस्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है, जनरल साहब की तरफ चलती हूँ, वो है एक आम आदमी। बिकॉज आए दिन जो है वो महंगाई का जो है वो तूफ़ान आता है। अभी कल 11 जो आइटम्स हैं उसके यूटिलिटी स्टोर्स के, उनकी जो है वो गुज़िश्ता दिनों जो है वो उनकी सब्सिडी जो है वो रिमूव कर ली गई। इसके अलावा अद्वियात में जो एक होशरुबा किस्म का जो है वो इजाफा हुआ है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और फिर ये कहा जा रहा है नहीं जी सिर्फ जो है वो अद्वियात जो हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो जितना मैंने पता कराया, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये पिछली दफ़ा भी इनमें इजाफा हुआ, अप टू लाइक 200% हुआ, अब फिर जो है वो 200% हो रहा है। जनरल साहब, अब ये किस हद तक जो है वो अवाम को ये कहा जा सकता है नहीं जी ये पिछली हुकूमतों की वजह से था, या फिर ये माफियाज पे डाला जा सकता है? फिर आप वही रवायती करते हैं जो पिछली दफ़ा आपको याद है कि आमिर कियानी साहब को निकाल दिया गया था, प्राइसेस नीचे नहीं आई थी, अकाउंटेबिलिटी भी किसी की नहीं हुई थी। लाइकवाइज चीनी में भी आप देख लें इसी तरह चीज़ें चल रही हैं, आटे का मसला देख लें। तो जो मैनेजमेंट इशूज़ हैं वो तो अब कोई और नहीं कर सकता ना आके, वो तो हुकूमत ने खुद ही करना है। ये बात ठीक है कि इससे महंगाई जो है वो लाजमी बात है कि एक बहुत ही ऐसा इशू है जिसके ऊपर सबको तशवीश है। लेकिन एक बेहिसी भी है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन पब्लिक की तरफ से नहीं आता। दूसरे उसकी वजह शायद कुछ ये भी है कि माफिया शायद हर फील्ड में घुसा हुआ है। नेशनल कैरेक्टर में भी ये चीजें चली गई हैं। रमजान के महीने में किस तरह कीमतें जाती हैं ऊपर, वो माफिया करती हैं आके। यही हमारे लोग होते हैं जो 6 गुना कीमत बढ़ा देती हैं और उनको बढ़ा देते हैं। ये कोरोना आया तो वो इंजेक्शन जो 20-25 हज़ार का था वो 3-3 लाख रुपए में बिकना शुरू हो गया।
किसी ने कह दिया कि जनाब ये सना मक्की इलाज है, 200 रुपए किलो थी सना मक्की, वो जनाब सना मक्की 5000 रुपए किलो हो गई। तो हर कोई यहाँ पे ये माफिया नहीं कर रहे, ये आम आदमी हैं जो कि इंसानी लाशों के ऊपर अपना मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। और ये कोरोना ने तो बहुत सारे लोगों को बेनकाब किया, लेकिन आप अगर माफिया का देखें तो माफिया जो है वो अगर शुगर माफिया है तो शुगर माफिया को सपोर्ट करने वाली कोई माफिया FIA में भी मौजूद है, शुगर माफिया की उसको सपोर्ट करने के लिए नैब में भी मौजूद है। आपने देखा जब शुगर माफिया का इंक्वायरी के लिए FIA को काम दिया तो उन्हीं का एक डायरेक्टर उनके साथ मिला हुआ था, वो सारी अंदर की खबरें दे रहा था। और फिर सिंध हाई कोर्ट ने उसको उस इंक्वायरी को नल एंड वॉइड किया, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट इंक्वायरी नहीं कर सकती इनके खिलाफ। सर माजरत के साथ वो जो शुगर माफिया का जब मसला शुरू हुआ तो कितनी देर तक तो जहांगीर तरीन साहब आके टीवी पे खुद कहते रहे कि जी मुझे तो खान साहब ने मैंडेट दिया है कि तुम जाके समझाओ कि ये ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। सो कहीं खान साहब को चीजों का इदराक नहीं है, उनको मिसगाइड किया जाता है या ही टर्न्स ब्लाइंड आई? वो ठीक है, वो बिल्कुल उनको मिसगाइड किया जाता होगा, ये खुद उनको इतना पता नहीं होगा। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अगर जहांगीर करामत उसमें मुलव्वस है या नहीं है, लेकिन हुकूमत ने कोशिश की थी इन चीजों को सामने ला, जहांगीर तरीन वो इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन हुकूमत ने कोशिश की थी इस मसले को खोलने की, इनको सामने लाने की, अब कुछ लेके भी आए। लेकिन जब इंक्वायरी उसकी करने की कोशिश की तो सिंध हाई कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर बिल्कुल ठीक सर, वो आपकी अपनी जगह में जरा मैं जरा मज़हर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, लेकिन मसला ये भी है सर कि जहां भी अकाउंटेबिलिटी का कहा जाता है, कोई कमेटी बनती है, चीज़ें जो प्राइस है वो नीचे नहीं आती, वो मजीद जो है वो आसमान से बातें करने लग जाती है। कल भी जो हमने लोगों से बात की कि हमने इस पर प्रोग्राम किया है, मज़हर साहब तो उस पर कैटेगोरिकली वो ये बात कर रहे थे कि चलें एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ती हैं, दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल नहीं होता, हुकूमत उसको भी मैनेज नहीं कर पा रही। अब आप इसमें क्या समझते हैं, लैक ऑफ विल है, कैपेसिटी है या फैसिलिटेशन है उन माफियाज के लिए? देखिए BRT को सामने रख लें, ये छोड़ें कि BRT पे स्टे हुआ है नहीं हुआ, क्या इमरान खान जो है वो उन्होंने इंटरनली कोई इंक्वायरी की है कि BRT में कितनी करप्शन हुई है? उनको अंदाजा है कि BRT में कौन कौन से लोग मुलव्विस, उन्हें पता है कि BRT में ठेकेदार किसका फ्रंटमैन बना हुआ है, उनको पता है कि ये BRT में वेस्ट इंडीज बैंक की गारंटी के क्या माने हैं, उसकी गारंटी की गई। ये सब चीजें जब आप इस पे पर्दा डालेंगे, इसी तरह दवाओं का स्कैंडल, आपको अंदाजा ही नहीं, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी इतने सालों में, झूठ बोलते हैं कि इतने सालों में दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। मज़हर साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैंने कल भी इस पे बात की, जो एनजीसेड की गोली है, जो हार्ट अटैक अगर हो रहा हो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, जब ये पिछले साल इंक्रीज़ हुई उससे पहले 5 रुपए का वो डिब्बा मिलता था, फिर इंक्रीज़ हुई 20 रुपए का हो गया, अब वो जाके 100 रुपए पे चला गया। इंसुलिन जो कि एक बहुत बड़ा हमारा मसला है शुगर डायबिटीज़ का, वो 370 रुपए की इंसुलिन पहले आ रही थी, फिर जब इन्होंने लास्ट ईयर इंक्रीज की 430 हुई, अब 735 हो गई है। देखे ना मारिया, इससे अंदाजा करें कि अगर इतनी मैसिव अरबों की करप्शन है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये बात करे कि जी चूंकि ये जो है दवाएं नापैद हो गई थी, तो अब तो दवाएं लोगों की रीच से ही बाहर हो गई हैं, अब लोग कहाँ से खरीदेंगे दवाएं? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर जस्टिफिकेशन दे रही हैं, दीगर वजीर जस्टिफिकेशन। जाए ना जरा मालूम करें कि दवाओं की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। एक अगर गवर्नमेंट जो है 250% बढ़ाती है तो वो 270% बढ़ती हैं जब आप मेडिकल स्टोर खरीदने जाते हैं, इसलिए कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को पैसे देने होते हैं, दीगर माफियाज को पैसे देने होते हैं। और पहली इंक्वायरी को दबा देने का मतलब ये हुआ कि फिर आपने बहुत से लोगों को छुपाया है। क्विकली मैं अवैध साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं। अवैध साहब, एक तो अकाउंटेबिलिटी ना पिछली दफा हुई, दूसरी बात ये कि जिस चीज का नोटिस लिया जाता है उसकी मजीद जो चीजें हैं, जो प्राइसेस हैं, वो बढ़ जाती हैं। क्या हुकूमत क्या कर रही है इसमें तो आप पिछलों को नहीं इस पे इल्जाम दे सकते ना सर? नहीं, हमारी जाहिर बात है, आपने बहुत अच्छी मिसालें दी हैं जो दवाओं की कि कितनी फीसद बढ़ी है। जाहिर बात है कि होशरुबा इजाफा हुआ है और ये दवा कौन इस्तेमाल करता है? जाहिर बात है कि जो अमीर होंगे उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पैराडोल भी इम्पोर्टेड अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिन पे पहले ही इन्फ्लेशन का काफ़ी दबाव है, कोरोना की वजह से एक इम्पैक्ट है, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं,
वो जाके दवाओं के स्टोर पे जाके इतनी इजाफा देखें तो क्या होगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को एक हाशिया खींचना होगा, जो एडवाइजर्स मिनिस्टर्स जो उनको, मेरी बात पूरी कंप्लीट कर लें, मैं कर रहा हूँ, उनको एक हाशिया खींचना होगा, जो एडवाइजर्स मिनिस्टर्स जो हैं जो उनको एडवाइस देते हैं और जो अवाम ठीक है उनका जो गैप है। वैसा आई एम रियली सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट द प्रोग्राम, मुझे क्लोज करना है। मज़हब आपका, वैसा आपका और जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।